नमस्कार साथियों, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सीरीज में चैप्टर 7 का क्लास 9 और इस क्लास में हम लोग इन सब टॉपिक को देखने वाले हैं। मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां, भारत में दशकीय मुद्रास्फीति और प्रोटीन मुद्रास्फीति इसी का पार्ट है। मुद्रास्फीति की हालिया प्रवृत्तियां, रिसेंट ट्रेंड क्या है, मुद्रास्फीति के कारक क्या क्या हैं, मुद्रास्फीति का स्वस्थ परास हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, पीटी और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से ये सभी टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना है। मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति का मतलब होता है कि मुद्रास्फीति ने अलग अलग समय में क्या क्या अपना एक नेचर दिखाया है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है आम जनता पे और सरकारों पे। तो देखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही मुद्रास्फीति एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, निश्चित तौर पे अगर आम जनता को कोई भी चीज जो प्रभावित कर रही है तो महंगाई तो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो ये एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। चूंकि लोकतांत्रिक कंट्री है, इसीलिए इसके राजनीतिक परिणाम भी आपको कई बार देखने को मिलेंगे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि राज्य सरकारें अपनी सत्ता खो चुकी हैं। मतलब कोई पार्टी अगर सत्ता में है तो उस पार्टी के अगेंस्ट एक जो है नेगेटिव माहौल सिर्फ मुद्रास्फीति के कारण बना और सरकारें गिर गई हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार ऐसे उपाय करती है जिससे मुद्रा आपूर्ति में कड़ाई ला करके राज्य स्तर की बाधाओं को पार किया जा सके। मुद्रा आपूर्ति में कड़ाई ला करके या फिर मौद्रिक नीति कुछ इस तरह की बनाई जाती है जिससे महंगाई बहुत ना बढ़े। ठीक है, महंगाई एक लिमिट में ही रखा जाए। लेकिन आप जानते हैं कि अगर मुद्रास्फीति बहुत ही कम रहती है तो वृद्धि पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो भारत में चूंकि एक लोकतांत्रिक पद्धति है और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसके अगेंस्ट आम जनता के बीच एक नेगेटिव माहौल बने, इसीलिए सरकारें जो है मुद्रास्फीति और वृद्धि के बीच जो कि ट्रेड ऑफ संतुलन बन सकता था वो राजनीतिक जोखिम नहीं लेती है। इस तरह का ट्रेड ऑफ का संतुलन बनाने का प्रयास नहीं करती है। इस बात को और स्पष्ट करता हूं। पहले तो ट्रेड ऑफ को फिर से समझते हैं। पहले भी क्लासेस में समझ चुके हैं ट्रेड ऑफ क्या होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि ऐसी स्थिति जिसमें दो विपरीत चीजें, दो विरोधी चीजें संतुलित हो जाएं। मतलब दो विरोधी चीजों में जब संतुलन स्थापित किया जा सके तो उसको, उस स्थिति को ट्रेड ऑफ की स्थिति कहते हैं। मुद्रास्फीति और वृद्धि ये दोनों भी विपरीत स्थितियां हैं। तो इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो सकता है और आवश्यक है ये। लेकिन राजनीतिक दलों को, जो सरकारें हैं, उनको जो है राजनीतिक जोखिम लेना पड़ता है। स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे तो जनता के बीच में पॉपुलर नहीं रहेंगे। तो इस कारण से इस तरह का जोखिम नहीं लिया जाता है। सरकार की मौद्रिक नीति, आप जानते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति को मैक्सिमम 6% तक करने का प्रस्ताव है और पूरा का पूरा जो रेंज है 2 से लेकर 6% तक, यानी कि 4% है, लेकिन 2% ऊपर नीचे के साथ, प्लस माइनस बैंड के साथ। ठीक है, इस बात को आप जान रहे हैं, पहले भी देख चुके हैं। अब भारत में दशकीय मुद्रास्फीति को देखते हैं। प्रत्येक दशक में, प्रत्येक डिकेड में किस तरह का मुद्रास्फीति रहा है, इससे आपको ट्रेंड जो मुद्रास्फीति का है ये और अच्छे से समझ में आएगा। जो पिछला हमारा टॉपिक जो चल रहा है उसको और यहां से आप समझ पाएंगे। तो देखिए, भारत में दशकीय मुद्रास्फीति को अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर, तुलनात्मक तौर पे ये सामान्य ही दिखाई देता है। मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ये दिखाई नहीं देता। लेकिन कभी कभी किसी विशेष स्थिति के कारण मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई बार जो है डबल डिजिट तक होने की संभावना हुई है। ये सब हुआ है सूखा, या इसके कारण आपूर्ति पक्ष में गिरावट, सप्लाई साइड में अगर गिरावट हो गई, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के कारण कभी हो सकता है। क्योंकि कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ती है, ऊर्जा संसाधन अगर उसका मूल्य बढ़ जाता है ऊर्जा संसाधनों का, तो निश्चित तौर पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है भारत पे पड़ेगा। आम जनता से संबंधित जो खाद्य वस्तुएं हैं उस पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा युद्धों के कारण भी ऐसी स्थिति हो सकती है, खाड़ी युद्ध वगैरह के कारण ऐसा हुआ भी है। तो इन सब चीजों के कारण मुद्रास्फीति में बहुत ज्यादा तीव्रता भी देखने को मिली है। फैक्ट देख लेते हैं। जैसे 1950 के दशक में तो सामान्य है, लेकिन 60 के दशक में आप जानते हैं कि युद्ध की स्थिति बनी थी, उसके कारण यहाँ मुद्रास्फीति देखिए बढ़ा है। 70 में भी वैसे ही हुआ था, 80 के दशक में, 90 के दशक में और 2000 के दशक में मुद्रास्फीति वैसे तो कुछ समय तक सामान्य रही, लेकिन 2009 के बाद ये स्थायी प्रवृत्ति के साथ बढ़ी है। उसका भी कारण यहाँ बताया गया है। क्या कारण है? तो देखो, 2009 से लेकर 2013 के बीच मुद्रास्फीति असहज स्तरों तक बढ़ गई। असहज, प्राथमिक रूप से प्रोटीन समृद्ध वस्तुओं की अगुवाई में खाद्य वस्तुओं के कारण ऐसा हुआ है। यह मुद्रास्फीति जो बढ़ी थी 2009 से 2013 के बीच असहज स्तरों तक जो बढ़ गई थी, उसका कारण यहां बताया गया है प्राथमिक रूप से प्रोटीन समृद्ध वस्तुओं की अगुवाई में खाद्य वस्तुओं के कारण। यानी कि खाद्य वस्तुओं के कारण, खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण, या फिर कह सकते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति के कारण जो है ऐसा हुआ था। एक और बात कहा गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति प्रोटीन मुद्रास्फीति की अगुवाई में। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन मुद्रास्फीति आपको समझना होगा। देखो, प्रोटीन मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है, ये पहली बात तो खाद्य मुद्रास्फीति का ही एक पार्ट है, खाद्य मुद्रास्फीति का ही एक सबसेट है। इसमें वैसे खाद्य पदार्थ जो प्रोटीन युक्त हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मांस है,
मछली है, दालें हैं, ये दूध है, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा जानवर है जरा बताइए। कुछ लोग इसको गलती से गाय कहते हैं, ये गाय नहीं है, जर्सी है इसको। तो ये प्रोटीन इन्फ्लेशन अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे द मिंट ने एक आर्टिकल भी लिखा था, इसको भी आप देख सकते हैं। जो ये अंडे वगैरह हैं, ये सब प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं, प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। तो इनके मूल्यों में अगर वृद्धि हो जाती है तो उसको प्रोटीन मुद्रास्फीति कहा जाता है। और प्रोटीन मुद्रास्फीति निश्चित तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति में सहयोग करेगा, ठीक है। प्रोटीन मुद्रास्फीति समझ के। और प्रोटीन मुद्रास्फीति ही 2009 से 2013 के बीच मुद्रास्फीति को असहज स्तर तक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था, प्रमुख रूप से जिम्मेदार था। अब प्रोटीन मुद्रास्फीति को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। प्रोटीन मुद्रास्फीति का कारण क्या है? प्रोटीन मुद्रास्फीति का मतलब तो आप लोग समझ गए, प्रोटीन मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो देखिए, खान पान की आदतों में परिवर्तन। वर्तमान में आप जानते हैं कि खान पान जो है वो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके अनुकूल हो रहा है। मतलब जो एडवर्टीजमेंट जो किया जाएगा उसी के अनुरूप लोग खान पान को बना लिए हैं। जैसे पीछे हम देखें तो इन सभी चीजों की, इसकी आदत, इसकी आदत, इसकी आदत पहले के लोगों में नहीं के बराबर थी, लेकिन लोगों के दिमाग में बार बार डाला गया कि नहीं, आप जब तक जो है सो प्रोटीन का यूज नहीं करते हैं, आप जब तक संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इस तरह का एडवर्टीजमेंट ये लोगों के दिमाग में डाल देता है कि अगर प्रोटीन युक्त सामान हम नहीं खाएंगे तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। जबकि पहले के लोगों को आप देखें तो पहले के लोगों का भोजन का आदत कुछ इस तरह का नहीं था। भोजन में षड रस होना चाहिए, यानी कि 6 रस होना चाहिए, ठीक है। षड रस का मतलब 6 तरह की चीजें होनी चाहिए। फिर अलग अलग जो चीजें हैं, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया और 1000 तरह की चीजें हैं, वो सभी चीजें होनी चाहिए। लेकिन प्रोटीन पे बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा दिया गया, क्योंकि ये मार्केट से रिलेटेड था। जो भी चीज एडवर्टीजमेंट हो रहा है, आप ये बात समझ लीजिए कि एडवर्टीजमेंट के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है, जन कल्याण उद्देश्य नहीं होता है। सामान्य रूप से आर्थिक लाभ लेना, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना ही उद्देश्य होता है। तो खान पान की आदतों में परिवर्तन कहीं ना कहीं इन सब चीजों के कारण आया, आधुनिकता के कारण आया, ठीक है। पहले लोग जो है मांस मदिरा इसका सेवन करते ही नहीं थे, इसीलिए बड़े उच्च स्तर के होते भी थे। धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आया और इसीलिए आप देखो कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो कि लाइफस्टाइल के कारण है वो लोगों में हो रही हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये एक जर्सी है। अब जर्सी का दूध आदमी जब पिएगा तो उसको 1000 तरह की बीमारियां होंगी। जो शुद्ध देसी गाय का दूध है वो अमृत के तुल्य, और ये जो है उसी का उल्टा आप समझ सकते हैं। उसी तरह से ये सब जो पोल्ट्री फार्म में जो अंडे उत्पादन किए जाते हैं, बहुत ही गलत तरीके से अंडे उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। ये देसी वाले हों तब भी ठीक है, लेकिन ये तो बहुत नुकसान होगा। उसी तरह से ये मांस के बारे में, अन्य चीजों के बारे में, तो लोगों के खान पान की आदतों में बड़ा परिवर्तन आया है। इसके अलावा आय प्रभाव का मतलब है गांव-गांव तक लोगों के पास धन पहुंचा है। पहले लोगों के पास धन नहीं हुआ करता था या बहुत कम हुआ करता था। लोग खुद से चीजों का उत्पादन करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर उनका जो समूह है, यानी कि पूरा का पूरा जो गांव है, वो हर एक चीज का उत्पादन लगभग कर लेता था। पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन मनरेगा और अन्य योजनाओं के कारण गांव-गांव तक पैसा पहुंचा। उस पैसे का फिर अलग तरह से उपयोग किया जाने लगा। डेयरी सेंटर्स जो हैं वो गांव-गांव तक पहुंचे, लोगों के खान पान में बदलाव हुआ, लोगों के पास पैसा आया तो बाहरी चीजों को वो खाने लगे, फैक्ट्री प्रोडक्ट को वो खाने लगे। वेतन वृद्धि भी हुई। विश्व बाजार में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण भी प्रोटीन मुद्रास्फीति बढ़ी है, खास करके जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं। चारा, ईंधन, ऊर्जा संसाधनों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई। यहाँ आप सिर्फ प्रोटीन मुद्रास्फीति नहीं, आप खाद्य मुद्रास्फीति का भी ये सब कारण गिना सकते हो, ठीक है। खाद्य मुद्रास्फीति का भी कारण गिना सकते हो। पहले लोग जो है अनाज का एक एक दाना बचाते थे, बर्बाद नहीं करते थे। लेकिन आज के डेट में शादियों में या कोई भी फंक्शन हो रहा है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ बर्बाद होते हैं। पहली बात तो मार्केट में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट नहीं है बॉडी के लिए। उसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर डाल के उसको गैर प्राकृतिक तरीके से उत्पादन करके उसको खाने के योग्य वास्तव में रहने ही नहीं दिया जाता है। उसमें भी आदमी क्या कर रहा है, चूंकि बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो गया इसलिए बहुत ज्यादा बर्बाद भी कर रहा है। तो ये सभी कारण है खाद्य मुद्रास्फीति या फिर प्रोटीन मुद्रास्फीति के, ठीक है। प्रोटीन मुद्रास्फीति जब कहेंगे तो खाद्य पदार्थों में स्पेसिफाइड हो जाएंगे, प्रोटीन युक्त पदार्थों पे हम। अब 2010 के दशक में देखते हैं। 2000 के दशक में हमने देखा, 2010 के दशक में 2010-11 से 2012-13 तक मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। ये तो पीछे भी हमने देखा था कि किस तरह से 2009 से 2013 के बीच लगभग वही बात है। WPI पर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स पर जहां ये 8% रही, वहां CPI पर ये ऐसा रही।
तो सीपीआई पे आप देख सकते हैं सीपीआई पे ज्यादा क्यों रही, क्योंकि सीपीआई में अधिकतर फोकस किस पे किया जाएगा, जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, प्राथमिक जो वस्तुएं हैं उस पे किया जाएगा। उच्च मुद्रास्फीति के पीछे खाद्य सामग्रियों के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है जिसकी महंगाई 2 अंकों में रही। बहुत ही महत्वपूर्ण यही वाला पॉइंट है, इसको पीछे वाले में ही हमें देखना है मिला के, ठीक है। 2014 के बाद मुद्रास्फीति नरम पड़ने लगी। अगस्त 2015 तक WPI मुद्रास्फीति इतना और दिसंबर 2016 तक CPI मुद्रास्फीति ये हो गई, यानी नॉर्मल होने लगा। फिर 2019-20 में होलसेल प्राइस इंडेक्स घटते हुए 1.7, क्योंकि थोक बाजार में जो है उच्च आपूर्ति होने लगा। जब सप्लाई ज्यादा होने लगेगा तो निश्चित तौर पर मूल्यों में कमी आएगी। जबकि CPI 4.8 रहा, मांग में वृद्धि और आपूर्ति पक्ष से जुड़े अवरोधों के कारण। हालिया प्रवृत्ति देखते हैं कि अभी का क्या ट्रेंड रहा है। तो अभी का कुछ डाटा हम बस ले सकते हैं, इसमें ज्यादा तो कुछ बात है नहीं। तो ये डाटा ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये फोर्ब्स पत्रिका था, उसी का मैंने डाटा आपके सामने रखा है ताकि आप इसको समझ सकें, ठीक है। तो डाटा में थोड़ा बहुत अगर अंतर आ जाए सरकारी डाटा से तो आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा, ये ना सोचिए कि सर ने गलत यहाँ फैक्ट बता दिया। गलत फैक्ट नहीं बताया, बस ये फोर्ब्स पत्रिका जो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है तो उसका एक डाटा ले लिए ताकि आपको एक अनुमान हो जाए, ठीक है। बाकी जो ऑफिशियल डाटा होगा जो करंट अफेयर्स में आएगा उसको आप देख लेना। तो जनवरी 2023 में CPI 6.5 और WPI में 4.73% रहा है। 2022 में, चूंकि हम तुलना तो 2022 से ही करेंगे, तो 2022 में आप देख सकते हैं ये कितना था। तो अभी मुद्रास्फीति की दर जो है, जो तय दर है, उससे थोड़ी ज्यादा वैसे दिख रही है। मुद्रास्फीति के कारणों को देख लेते हैं। मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण है, वैसे शायद पीछे भी देखा था, यहाँ और देखते हैं। तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति हो सकता है, लागत जनित मुद्रास्फीति हो सकता है, राजकोषीय नीति हो सकता है। ये 3 अलग अलग ढांचे हैं। देखते हैं पहले स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ? तो भारत एक विशेष प्रकार के गत्यारोधक मुद्रास्फीति, इसको गत्यारोधक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? वस्तुओं की आपूर्ति में कमी। तो सामान्य रूप से जो संरचना है, जो ढांचा है, पूरा इकोनॉमी का ढांचा जो है, सप्लाई और डिमांड का जो ढांचा है, उसमें जब डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहेंगे सामान्यतः, ठीक है। इसके अलावा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का सामान्य संकट, बढ़ती मांग लेकिन निवेश के अभाव में उत्पादन में कमी, ये भी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक संकट हुआ कि मांग में वृद्धि होती है क्योंकि लोग जो है अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन उपभोग के लिए उत्पादन आवश्यक है, उत्पादन के लिए निवेश आवश्यक है। चूंकि ये विकासशील हैं या फिर गरीब कंट्री हैं, इसलिए निवेश इनके पास कम से कम रहेगा। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब कभी उच्चतर निवेश योग्य पूंजी का प्रबंधन कर सरकार ने उच्चतर वृद्धि के लिए प्रयास किया, अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव बन गया, ठीक है। तो देखो, जब निवेश ज्यादा होगा तो निवेश कब ज्यादा होगा? जब वृद्धि ज्यादा होगी। लेकिन पीछे हम लोगों ने देखा था कि वृद्धि अगर ज्यादा हो रही है तो मुद्रास्फीति फिर बढ़ेगी। तो इस कारण से मतलब विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाए। सरकार मुद्रास्फीति को बढ़ने नहीं देगी, मुद्रास्फीति को बढ़ने नहीं देगी तो वृद्धि दर उच्च नहीं होगी, वृद्धि दर उच्च नहीं होगी तो निवेश नहीं होगा। तो ये एक डिस्टर्बेंस वाला सिचुएशन होता है। इस प्रकार भारत में उच्च मुद्रास्फीति के साथ धीमी वृद्धि की समस्या बनी रही, जो कि एक अवरुद्ध अर्थव्यवस्था का लक्षण है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, इसको समझना कि यहाँ उच्च मुद्रास्फीति के साथ धीमी वृद्धि का मतलब क्या हुआ? मतलब उच्च मुद्रास्फीति के कारण धीमी वृद्धि? नहीं, ऐसा नहीं है। उच्च मुद्रास्फीति तो होगी, लेकिन सरकार उच्च मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लेगी, निम्न तक ले आएगी, या जो उसका टारगेट है वहां तक ले आएगी। जब बहुत कंट्रोल किया जाएगा तो वृद्धि क्या हो जाएगी? वृद्धि खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो उच्च मुद्रास्फीति के कारण धीमी वृद्धि नहीं, बल्कि उच्च मुद्रास्फीति को सरकार जो है क्या करेगी? कंट्रोल कर लेगी, ताकि आम जनता पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। क्योंकि बहुत कंट्रोल किया जाएगा, इसीलिए खुद ब खुद वृद्धि दर क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो इस कारण से भी अर्थव्यवस्था अवरुद्ध बनती है। अब दूसरा लेते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि मुद्रास्फीति कर के कारण भारत में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ता रहा है, क्योंकि सरकार राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों का सहारा लेती है। यहां भी कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट है कि लागत जनित मुद्रास्फीति का तो सामान्य अर्थ यही हुआ कि लागत में जब वृद्धि हो जाएगी तब खुद ब खुद चीजों का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ मुद्रास्फीति कर इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार जो है इन्फ्लेशन टैक्स लगाती है। ये ऑफिशियली नहीं लगाती है, ये खुद ब खुद हो जाता है। क्योंकि अगर आपको महंगी चीजें खरीदने पड़ी तो कहीं ना कहीं ये पैसा जो है सरकारों के पास भी जा रहा है, और सरकार ही कहीं ना कहीं इस चीज के लिए छूट दे रही है। तो सरकार आपके जेब से इनडायरेक्टली ज्यादा पैसा वसूल रही है, टैक्स के नाम पे नहीं, महंगाई के नाम पे। और इस कारण से जो महंगाई बढ़ेगी
तो ये लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाएगी। इस संदर्भ में अमेरिकी एक अर्थशास्त्री हैं मिल्टन फ्रेडमैन, इन्होंने कहा इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्सेशन है जिसमें कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बिना कानून का ये टैक्स है। कच्चे माल पर अधिक आयात कर लगाने के कारण भी ऐसा होता है। कई बार आप इस तरह के जो कोटेशन वगैरह हैं, खास करके जो प्रसिद्ध लोगों का, उसको लगा सकते हैं आप एग्जाम में। तो मुद्रास्फीति कर के संदर्भ में ये लाइन मैंने यहाँ रखा था। अब राजकोषीय नीति पर आते हैं। यहाँ भी सरकारों का रोल है। तो अर्थव्यवस्था की विकासपरक जरूरतों के वित्तीय संपोषण के प्रयास में सरकार अति मुद्रा आपूर्ति की चक्रीय प्रक्रिया में फंस गई है या फंस जाती है, कई बार फंस गई या फंस जाती है। विकासात्मक जरूरत है, डेवलपमेंटल वर्क करवाना है गवर्नमेंट को, तो क्या करेगी? मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाएगी। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि एक सर्कुलर चक्र जो है, एक सर्कुलर प्रोसेस में गवर्नमेंट फंस जाती है। मुद्रा की आपूर्ति अगर कम करे तब भी समस्या हो जाएगी। तो इस तरह से मुद्रास्फीति बढ़ती है राजकोषीय नीति के कारण, यानी कि सरकार जो है अगर इस तरह का ज्यादा मुद्रा की आपूर्ति करती है तब भी। आगे सबसे पहले तो ऐसी बाहरी लेन देन के कारण होता है। सरकार अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी लेन देन लेगी, यानी कि बाहर से कर्ज लेगी। 60 के दशक में जब घाटे का बजट यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग को विश्व भर में स्वीकृति मिल गई। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि जितनी सरकार की आमदनी है उससे ज्यादा सरकार खर्च करती है। सरकार खर्च करती भी है, तो इस कारण से भी हो सकता है। और इसको पूरा करने के लिए कई बार बाहर से ऋण लिया जाता है। अभी आप जानते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, विनिवेश किया जाता है, उससे भी आपूर्ति की जाती है। वैसे विनिवेश का जो नुकसान है वो अलग स्तर पे है, यहाँ एक अलग बात है, फिर भी मैंने प्रसंगवश वो एग्जाम्पल दे दिया। तो घाटे के बजट को विश्व भर में स्वीकृति मिल गई। सरकार ने भारी आंतरिक लेन देन व मुद्रा छाप करके भी इस स्थिति को पार पाने का प्रयास किया। तो इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर एक अनावश्यक दबाव बनता है जो मुद्रास्फीति के रूप में सामने आता है। किसी भी सरकारी घाटे के लिए अगर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के बारे में यहाँ अगर कहा जाए तो सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होते हैं को खरीद कर रहा है अथवा सरकार के लिए अग्रिम का सृजन कर रहा है, ठीक है। इसके सम्मिलित प्रभाव से उच्च मुद्रास्फीति, निम्न बचत दर, निम्न आर्थिक वृद्धि की स्थिति बनती है, जो कि एक राजकोषीय नीति का दुर्गुण माना जाता है। इसमें हम यही बात समझ रहे हैं कि आरबीआई का भी पॉलिसी कुछ इस तरह का हो जाएगा ताकि सरकार अगर मान लो कि घाटे की स्थिति में है, राजकोषीय घाटे की स्थिति में है, तो आरबीआई अपने तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करे कि सरकार के पास अतिरिक्त धन पहुंचे। सरकार के पास अतिरिक्त धन पहुंचने का मतलब है कि मार्केट में अतिरिक्त धन पहुंचना, और मार्केट में अतिरिक्त धन पहुंचने का मतलब है कि डिमांड बढ़ना, और महंगाई को फिर बढ़ाती है वो। उच्च राजकोषीय घाटा उच्च ब्याज दर लाता है क्योंकि निधि की मांग बढ़ती है। फिर ये भी लगभग वही बात हो गई। एक बार 2000-2001 में जब विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्र वृद्धि हुई तो इसकी अनुरक्षण लागत का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो विदेशी मुद्रा का मतलब, अच्छा विदेशी मुद्रा को कई बार हम लोग समझ लेते हैं कि फॉरेन करेंसी बोलेंगे। यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब है फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। विदेशी मुद्रा मतलब फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मुद्रा को फॉरेक्स भी कहेंगे यानी फॉरेन एक्सचेंज भी कहेंगे, और भंडार को रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व में तीव्र वृद्धि हुई तो इसकी अनुरक्षण लागत मतलब कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस अधिक मूल्य वृद्धि के रूप में सामने आई, क्योंकि आरबीआई विदेशी मुद्रा की खरीद रुपए के समतुल्य मूल्य पर करते हैं, जिससे अतिरिक्त मांग का सृजन होता है। समतुल्य मूल्य का मतलब ये नहीं हुआ कि जितना का रुपया है उतना का ही डॉलर मिल जाए या डॉलर के बराबर मुद्रा। जो भी एक्सचेंज रेट है उसके अनुकूल आरबीआई कई बार खरीदती है मुद्रा। तो उससे भी क्या होता है कि चूंकि मुद्रा की वृद्धि होने के कारण फिर वही बात हो जाएगी, मुद्रास्फीति के रूप में सामने आएगा। उच्च राजस्व घाटे यानी उच्च ब्याज भुगतान, सब्सिडी, वेतन, पेंशन आदि और राजकोषीय घाटे के कारण सरकार अधिक मुद्रा की आपूर्ति करती है, जो अर्थव्यवस्था को और ऊपर की ओर ले जाती है, यानी कि मुद्रास्फीति को और भी बढ़ाती है। 2003 में जब राजकोषीय बजट प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ तो इस स्थिति में सुधार हुआ। इसका मतलब यह है कि ऐसा क्यों सुधार हुआ? क्योंकि इस कानून के कारण 2003 का ये फिस्कल एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जब आया तो घाटे का जो वित्तीयन हो रहा था यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही थी, डेफिसिट फाइनेंसिंग को यहाँ कंट्रोल कर लिया गया इस कानून के बाद। तब जो है इस स्थिति में सुधार आया कुछ हद तक। मुद्रास्फीति का स्वस्थ परास, इस बात को तो हम लोग समझ ही गए हैं कि स्वस्थ परास क्या है। तो स्वस्थ परास जो है मुद्रास्फीति का फैक्चुअल रूप से देखें तो 2 to 6% है, यही है।
ये पीछे क्लासेस में हम लोग बात कर चुके थे। भारत में मुद्रास्फीति स्थिरीकरण की शुरुआत WPI आधारित मुद्रास्फीति की अनौपचारिक टारगेटिंग से 1970 में प्रारंभ हुई। वैसे हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति को टारगेट करने का अभियान जो है वो 2015 से चला है ऑफिशियली। ऑफिशियली तो खैर ये भी था, लेकिन एक तरह से औपचारिक ये है। और ये वाला जो प्रयास है 1970 से ही जो स्टार्ट हो गया था, ये अनौपचारिक प्रयास था, यानी सरकार अपने तरफ से देख रही थी कि कैसे इसको किया जा सकता है। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। इसके कारण महंगाई जो है 20% की दर पे चली गई। बहुत बड़ी बात है। इसके कारण से इंदिरा गांधी सरकार ने एक ऐसी मुद्रास्फीति विरोधी पैकेज का निर्माण किया जिसके अंतर्गत लोगों की प्रायोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित किया गया। भारत में पहली बार ऐसा हुआ। तो पहले तो ये आप समझें कि डिस्पोजेबल इनकम किसको कहते हैं। मैंने 100 रुपया कमाया, ठीक है, उसमें सरकार को जो है कुछ टैक्स दे दिया। टैक्स दिया मान लो कि 10 रुपया, ये रुपया मेरे पास आया 90 रुपये। ये जो 90 रुपये है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं खर्च करूंगा, इसको मैं जमा करूंगा या कुछ और भी करूंगा। जो कुछ भी मुझे करना है, खर्च करेंगे या जमा करेंगे, प्रमुख रूप से तो यही करेंगे। तो ये वाला जो रुपया है यही आपका डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। ये इनकम टैक्स है, यानी कि आपका जो पर्सनल आपका जो इनकम है, आपका जो इनकम है, पर्सनल इनकम है, उसमें पर्सनल इनकम टैक्स को जब घटा देंगे तब जो बचेगा उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये हुआ कि पर्सनल इनकम में आपको घटाना होगा पर्सनल इनकम टैक्स। और ये जो आपका डिस्पोजेबल इनकम जो निकल के आया, इसका उपयोग आप अपने खर्च के लिए करेंगे, जमा के लिए करेंगे, ठीक है। इस पर सरकार ने एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि इसको कंट्रोल में करने का सरकार ने प्रयास किया। जबकि सरकार को जो हिस्सा मिलना था इनकम टैक्स का वो तो मिल गया, बावजूद सरकार ने यहाँ कंट्रोल किया। ये भारत में पहली बार हुआ था ताकि महंगाई को कम किया जा सके। क्यों कम किया जा सके? मान लो कि ये वाला जो इनकम है इसको और नीचे अगर ले आया जा सके तो लोग खर्च नहीं करेंगे, लोगों के पास पैसा कम होगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा, इससे खुद ब खुद महंगाई जो है वो कम होगी। लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति तो नहीं है। मार्केट में तो जितना पैसा जाए उतना जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ जो है मतलब खराब स्थिति आप कह सकते हैं, ठीक है। को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित किया। इसके प्रभाव स्वरूप मार्च 1975 तक मुद्रास्फीति घटकर 5.7% तक आ गई। इस समय लगभग इसी समय आरबीआई को भी महंगाई स्थिरीकरण का दायित्व भी सौंपा गया। प्रायोज्य आय का मतलब आप समझ गए, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। देखो, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी पर्सनल इनकम है उसमें पर्सनल इनकम टैक्स को जब घटा देते हैं, यानी सरकार का हिस्सा जब सरकार को दे देते हैं, तो जो आपको बचा वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। यानी प्रायोज्य आय यानी खर्च करने योग्य आय, या फिर एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस इनकम को डिस्पोजेबल किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है, ठीक है, लोग खत्म करेंगे। इससे पता क्या चलता है? देखो, ये डिस्पोजेबल इनकम 1975 की बात तो वहीं छोड़ दो, यहां हम समझे कि अभी इसका क्या उपयोग है। अभी इसका ये उपयोग है कि इससे ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था जो है किस स्थिति में है, अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। फिर अर्थव्यवस्था में डिमांड का भी पता चलता है, क्योंकि 90 रुपए लोगों के पास है, अब 90 रुपए लोगों के पास है, 90 रुपए खर्च किया जाएगा, ठीक है, तो लोगों का डिमांड पता चलता है। लोगों के पास जब 90 से कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डिमांड पता चलता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति पता चलता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति के स्वस्थ प्रयास को लेकर एक नई बहस स्टार्ट हो गई, क्योंकि इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था पर इंपैक्ट पड़ेगा। भारत द्वारा फरवरी 2015 से औपचारिक रूप से मुद्रास्फीति को लक्षित किया गया, इन्फ्लेशन टारगेटिंग किया गया, हम लोग पढ़ चुके हैं विस्तार से। इसके अंतर्गत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को हेडलाइन मुद्रास्फीति माना गया। आरबीआई अपने मौद्रिक और साख नीतियों में इसे ही लक्षित करता है, इसे ही टारगेट करता है। इस नीति के अनुसार इसका जो वार्षिक स्वस्थ परास है 2 से 6% तक है। जब भी आरबीआई ने बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश की, विशेषज्ञों ने इसे वृद्धि का बलिदान कहा। पीछे भी हम देख चुके हैं, मुद्रास्फीति अगर नियंत्रित बहुत ज्यादा हो जाता है तो वृद्धि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एक कड़ी मौद्रिक नीति निवेश व वृद्धि को धीमा करती है। देखो, ये सभी जो लाइन है ये पीटी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीटी में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पीटी की तैयारी के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद कर लें हो जाएगा। नहीं, यूपीएससी में नहीं होगा। यूपीएससी में आपको कॉन्सेप्चुअली पूरी तरह से तैयार रहना है, तभी आप जो है
एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर जो पूछे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आप मेंस में पढ़ते हैं लगभग वही बात जो है पीटी में हो जाता है, ज्यादा अंतर नहीं है। और सामान्य तौर पर इसीलिए मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए, उसके बाद उसमें जो सिलेक्टिव चीजें हैं, जो मैं यहाँ सिलेक्टिव चीजों को पी लिख देता हूँ, यानी पीटी के लिए महत्वपूर्ण, तो इस तरह के सिलेक्टिव चीजों को बाद में तैयार करना होता है। तो पहले पूरी तरह से जो है मेंस की तैयारी करें, देन पीटी की। और सामान्य तौर पे मध्य वर्ग एवं विशेष तौर पे उद्यमियों की वृद्धि की संभावना को रोकती है। कौन? अगर एक कड़ी मौद्रिक नीति है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस बात को यहाँ कुछ लाइन में दिखाया गया। लेकिन दूसरी ओर जो वेतनभोगी लोग हैं, समाज का गरीब तबका है, उसको थोड़ा फायदा मिल जाता है, लेकिन अल्पकाल के लिए फायदा मिलता है। दीर्घकाल के लिए अगर मान लो कि निवेश और वृद्धि में कमजोरी हो जाती है और ये लंबे समय तक रहता है, तो अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी तो जो वेतनभोगी और समाज का गरीब तबका है उन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, खासकर गरीब तबके पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। वंदे मातरम आईएएस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत सारे क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे, तो उसका पीडीएफ और सभी लिंक वगैरह यहाँ शेयर किया जाता है, तो उससे आपको जरूर जुड़ना है। इकोनॉमिक क्लास सपोर्ट करके एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से सेपरेट बनाया गया है, ये पेड ग्रुप है। 249 दे करके वन टाइम एक बार आपको देना है, आप इससे जुड़ सकते हैं। जो भी क्लास का पीडीएफ है, अपडेटेड मैटर बाद में होगा या जिस तरह का भी मैटर होगा इकोनॉमिक का, सब इसी में डाला जाएगा। साथ ही साथ जो भी डाउट क्लियरिंग है वो आपका यहाँ हो जाएगा। एक अलग से भी सेशन लिया जाएगा डाउट क्लियरिंग के लिए समय आने पर, और आप जो है व्हाट्सएप पे फ़ोन करके कोई भी क्लास से रिलेटेड जो डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पे अपने नाम और डिटेल के साथ मैसेज करना है, इसमें जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजना है। एक नए प्रोग्राम का अनाउंस मैं कर रहा हूँ, लिखना सीखो। मुख्य परीक्षा बहुत सारे बच्चे पास नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आईएएस वाले हों या फिर पीसीएस वाले हों, और सोचते रहते हैं कि पता नहीं मेरे में क्या दिक्कत है। वास्तव में लिखना, यूपीएससी के स्टैंडर्ड के अनुसार लिखना एक बहुत ही अलग मामला है। ठीक है, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम कोई भी लॉन्च नहीं करता है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे खुद भी इसमें मैंने काम किया है। मैं राष्ट्रीय स्तर पे लेखन का कार्य भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली यूपीएससी के लिए क्या डिमांड है। 3-4 साल तक मैं एक मैगजीन का संपादक भी रहा, तो इस चीज़ के लिए मैं कुछ बच्चों को मदद कर रहा था, और कुछ और बच्चों का डिमांड आने लगा कि सर इस तरह का एक व्यवस्थित प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। तो लिखना सीखो एक गाइडेंस प्रोग्राम मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ये एक पेड प्रोग्राम है और 100 दिवसीय ये प्रोग्राम है। 100 दिन का आप मुझसे गाइडेंस लेंगे और लिखना सीखेंगे। ठीक है, एक विशेष तरह का प्रोग्राम है। इसमें आपकी जो तैयारी है और ज़्यादा अच्छे से होने लगेगी, एकदम सेंट्रिक फोकस्ड तैयारी आपकी होगी, और साथ ही साथ लिखना सीखने वाला जो काम है वो भी होगा। तो दोनों चीज़ साथ साथ हो पाएगा। 3 महीने से ज़्यादा इसमें आप काम कर सकते हैं मेरे साथ। इसमें भी आपको अगर जुड़ना है, इस तरह के प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना है, तो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है अपने नाम और डिटेल के साथ। मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में। जय हिंद।